नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 6 के चैप्टर 8 के बारे में। तो चैप्टर 8 है बेसिकली प्लेज एंड हाइपोथिकेशन के बारे में कि प्लेज शेयर्स आप प्लेज किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से प्लेज काम करता है, ये हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंटरफेस खोला हुआ है। द इंटरफेस इज ऑफ ग्रो। ये मेरा एक ये समझ लीजिए, ये मेरा एक इस तरीके से समझ लीजिए, ये मेरा डेमो अकाउंट है। इट इज़ नॉट माई रियल अकाउंट। इसमें मैंने थोड़े से पैसे डाले हुए हैं, 80,000 रुपये डाले हुए हैं, ज़्यादा नहीं डाले हुए, है ना। तो इसमें अभी कुछ लॉस चल रहा है। आई डोंट वांट टू शो कि लॉस चल रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है। वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर होल्डिंग्स आ जाते हैं। होल्डिंग्स देखिए, होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। RHI, मैग्नीशिया, बजाज। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक्स कौन से लिए हुए हैं। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। आई एम टीचिंग हेयर कि किस तरीके से प्लेज किया जाता है, उसके प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो ऊपर अगर मैं सर्च करता हूँ प्लेज होल्डिंग, तो यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा, हालांकि ये जो शेयर्स हैं दो तीन जो भी मैंने लिए हुए हैं, ये MTF में लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। इसको मैं प्लेज कर सकता हूँ। इसमें 35% का हेयर कट लगेगा। हेयर कट क्या होता है? हेयर कट समझिए, हेयर कट होता क्या है कि जितना भी आपके स्टॉक की वैल्यू है उसमें से 80%, 75% या 65% वैल्यू वो आपको दे देते हैं एज अ मनी। बाकी वो अपने पास बफर जोन रखते हैं। तो 35 इज नथिंग बट दिस इज अ बफर जोन दैट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज टेकन। कि ये इतना बफर हम अपने पास रखना चाहते हैं। अगर शेयर इतना फ्लक्चुएट करता है, इतना गिरता है, तो उस केस में ये बफर जोन हमारे पास होगा। RHI मैग्नीशिया में 15% का बफर जोन इन्होंने रखा है, क्योंकि शेयर्स इस पर्टिकुलर शेयर में फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली कम होती है, जेन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होती है, तो इन्होंने फ्लक्चुएशन ज़्यादा लिया है। ETF में जनरली 20% के आसपास होती है, बट हेयर वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि कितना हेयर कट रखते हैं कितना नहीं। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो मेरे पास कुछ शेयर थे, मैंने उनको प्लेज किया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर विंडो पे आया तो एक प्लेज क्रिएशन हो गया। इस चीज़ को समझिए, जब आपके अकाउंट ऑनलाइन नहीं थे तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए नहीं भरना पड़ रहा आपको क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो आपके सारे डिटेल्स ऑलरेडी इस सिस्टम में फिट हो रखे हैं, इस सिस्टम में जा रखे हैं। तो आपके सारे डिटेल्स ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ सिंक है। तो यहां पर ये आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट हो गया विद इन 1 क्लिक, राइट। अदरवाइज आपको फॉर्म भरना पड़ता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। तो वेरीफाई एंड प्लेज जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहां पर ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। OTP देने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल के बता रहा हूं क्योंकि यही स्टेप्स हैं चैप्टर के, ठीक है। पहले प्लेज क्रिएशन, कंफर्मेशन और फिर अप्रूवल, राइट। तो यहां पर जैसे मान लो OTP मैंने भेजा, तो OTP मैं डाल दूंगा इसमें। वेरीफाई। तो ये थर्ड स्टेप चल रहा है अप्रूवल का। ये अप्रूवल हो जाएगा और अप्रूवल होते ही ये हो गया, है ना। और अब मेरे पास अगर आप जाके देखोगे तो वो 1200 कुछ भी रुपए थे, वो क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेज क्रिएशन हुआ, प्लेज कंफर्मेशन हुआ, फिर प्लेज अप्रूवल हुआ। अब ये हुआ कैसे? यहाँ पर बेसिकली अब आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, ताकि हम लिख लिख के सारी बातें कर पाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 6 के चैप्टर 8 के बारे में। उसका नाम है प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। लिख देते हैं एक बार, प्लेज
एंड हाइपोथिकेशन। ठीक है जी, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। एक बार बेसिक इंट्रो समझ लेते हैं, बेसिकली ये है क्या। इंट्रो बेसिकली ये आया कब से, ये आया 1996 से। 1996 में क्या हुआ था बताओ जल्दी निकम्मो। ये हुआ था इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट। डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट आया था और उसमें प्लेज और हाइपोथिकेशन का एक सेक्शन डाला गया था कि आप शेयर्स को प्लेज कर सकते हो। ठीक है, वो सेक्शन था सेक्शन 12। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें प्लेजर होना चाहिए, प्लेजी होना चाहिए। ठीक है, प्लेजर और प्लेजी मतलब जो शेयर, जो ओनर ऑफ शेयर, और प्लेजी कौन है, ओनर ऑफ मनी, लोनर, लोन देने वाला, लोन प्रोवाइडर। ठीक है, ये है। इसमें एक खास चीज है कि आपका जो डिपॉजिटरी है वो सेम होना चाहिए। दोनों का लोन लेने वाले का भी और लोन देने वाले का भी, दोनों का डिपॉजिटरी सेम होना चाहिए। करेक्ट, ये है आपका डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में आया था। प्लेजर और प्लेजी सेम होने चाहिए। अब बात आती है प्लेज और हाइपोथिकेशन क्या होता है। प्लेज और हाइपोथिकेशन, देखो प्लेज होता है सीडीएसएल के अंदर, सीडीएसएल के अंदर। ठीक है, हाइपोथिकेशन होता है एनएसडीएल के अंदर। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। प्लेज किसके अंदर होता है, सीडीएसएल के अंदर होता है। प्लेज और हाइपोथिकेशन किसके अंदर होता है, एनएसडीएल के। अब प्लेज में और हाइपोथिकेशन में क्या फर्क है देखो जरा। जो सीडीएसएल के अंदर होता है उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जो सीडीएसएल के अंदर होता है, इट गिव्स परमिशन टू द प्लेजी टू सेल द शेयर्स। प्लेजी कैन सेल द शेयर्स, सेल और ट्रांसफर शेयर्स। ठीक, कहाँ ट्रांसफर करेगा, अपने अकाउंट में करेगा और किसमें। अगर उसको लगेगा शेयर अच्छे हैं तो अपने अकाउंट में भेज लेगा, नहीं तो बेच देगा। ठीक है, ऐसा ही होता है इन हिज अकाउंट। ठीक है, यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल इज नीडेड। ये किस केस की बात कर रहे हैं हम, ये डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, जब पैसा वापस नहीं किया जाएगा तब की बात हो रही है ये। ठीक है, तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में बाकी सब सेम है। बाकी जो चीज़ें हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो सेम रहेगा, बट जो बेसिक डिफरेंस है जब डिफॉल्ट हो जाता है तो ये है। ठीक है, अब समझो ये है आपका, मान लो आपको शेयर्स प्लेज करने हैं। ठीक है, प्लेज और हाइपोथिकेशन एक बार नहीं लिखूंगा। तो क्रिएशन ऑफ प्लेज, प्लेज क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है। जो भी शेयर धारक है, शेयर ओनर है, ओनर ऑफ शेयर, फिल्स प्लेज फॉर्म। प्लेज के लिए एक फॉर्म भरेगा जो भी ओनर है। मान लो मैं हूं, मैं जाऊंगा, मेरा अकाउंट ग्रो में है,
बट मैं चाहता हूँ HDFC से पैसा लेना, तो मैं HDFC में जाऊँगा, सॉरी ग्रो में जाऊँगा और HDFC का फॉर्म भरूँगा कि मुझे HDFC से लोन लेना है और मेरे शेयर्स उसमें कोलैटरल रखे जाएंगे। करेक्ट। तो ओनर ऑफ शेयर्स फिल द प्लेज फॉर्म। उसके बाद एग्रीमेंट नंबर दे दिया जाता है। एग्रीमेंट नंबर इज जनरेटेड। एग्रीमेंट किसका? मेरे और HDFC के बीच का एग्रीमेंट नंबर उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। एग्रीमेंट नंबर इज क्रिएटेड और प्लेज सीक्वेंस नंबर इज जनरेटेड। ये क्या है? प्लेज करने, प्लेज और हाइपोथिकेशन, ठीक है। उसका पहला स्टेप है क्या? मैं गया, मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म में एग्रीमेंट नंबर दे दिया मैंने, ठीक है, और प्लेज सीक्वेंस नंबर जनरेट करके दिया किसने? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का यहाँ क्या काम होगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई द डिटेल्स, क्रिएट प्लेज सीक्वेंस नंबर। और क्या करेगा? जो आपके शेयर्स थे फ्री शेयर्स, उन पे मार्क कर देगा प्लेज सेटअप। उन पे क्या मार्क कर देगा? प्लेज सेटअप। करेक्ट, समझ में आया ये? ठीक है। तो अभी तक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गई, प्लेज समझ में आ गया, डिपॉजिटरी का क्या काम है वो समझ में आ गया। अब आगे ये तो क्रिएट हो गया, अब कंफर्म भी होगा। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ प्लेज। प्लेज का कंफर्मेशन आएगा तो ईमेल के थ्रू आएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कंफर्म कर देंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर से वेरीफाई करेगा, वेरीफाई द डिटेल्स। देखो यहां पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वेरीफाई करेगा डिटेल्स किसकी? BO की। यहां पर वेरीफाई करेगा किसकी? प्लेजी की। प्लेजी कि उसने भाई हमने 100 शेयर्स पे मान लो प्लेज लेना था और उसने कहीं ऐसा तो नहीं 200 लिख के भेज दिया, राइट? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई द डिटेल्स, डिटेल्स वेरीफाई करेगा। स्टेटस अपडेट करेगा। स्टेटस अपडेट क्या करेगा कि जी आपके शेयर्स अप्रूव हो गए हैं, ठीक है, अप्रूव और रिजेक्टेड। अप्रूव हो गए हैं तो अमाउंट क्रेडिट कर देंगे और रिजेक्ट हो गए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और शेयर्स पे जो प्लेज सेटअप था, प्लेज सेटअप लिखा होता ना शेयर्स पे, यहां देखो ये लिखा हुआ है प्लेज सेटअप, इस पे क्या कर देंगे? प्लेज लिख देंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। और जो पैसे ऐड होंगे, ये अमाउंट एडेड जो ऐड होगा उस पे क्या लिखेंगे? प्लेज अमाउंट, ठीक है। तो आपका अकाउंट कैसे दिखेगा? आपका अकाउंट दिखेगा इस तरीके से, प्लेज अमाउंट प्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, राइट। प्लेज अमाउंट हो सकता है 5 लाख हो, कैश इक्विवेलेंट हो सकता है 2 लाख हो,
अब समझिए बात क्या होती है बेसिकली। जितना भी प्लेज अमाउंट होगा उसका आधा आपको कैश रखना पड़ेगा। और कैश इक्विवेलेंट पे फर्क समझो पहले। तो ये होता क्या है? कैश होता है कैश यू ऐड फ्रॉम बैंक, और कैश इक्विवेलेंट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, उनको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। उस पे 90% ऑफ अमाउंट इज रिलीज्ड, 10% हेयर कट, और जो प्लेज होता है उस पे 80% इज रिलीज्ड। और मैंने बताया कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग शेयर होते हैं, उससे उससे भी कम होता है, उसमें 20% इज हेयर कट। ये सब जो मैंने बताया ये सिलेबस से बाहर की चीज़ है, बट बताना जरूरी है। समझो ज़रा एक बार ध्यान से। देखो यहाँ पर ये चीज़ मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 5 लाख प्लस 2 लाख। अब समझो 5 लाख से आपने एक पोजीशन खड़ी की, 1 लाख में एक लॉट आ जाता है, ठीक है। और 2 लाख में से 1 लाख के आपने शेयर खरीद लिए। अब कैश में बचा 1 लाख। अब ये पोजीशन आपकी 1 लाख की होती है, लेकिन टेक्निकली 10 लाख तक हो जाती है। 5 लाख से 10 लाख होती है। फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। 5 लाख टू 10 लाख एक लॉट का इतना बन जाता है। अब आपका लॉट इस तरीके से हो गया कि ये डाउन चला गया 50,000, ठीक है। तो होगा क्या, समझो। यहां से 50 आपके कट जाएंगे। तो अब नया समीकरण ये बना 5 लाख प्लस 50K, और आपको मेंटेन करना था इसका 50%। तो यहां पर आपको चार्जेस पड़ जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव में चला गया तो और ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। तो आप प्लेज तभी करें जब आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये चार्जेस पढ़ के काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इससे अच्छा है प्लेज ना करो। MTF में भी ऐसा ही होता है। MTF इज़ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, उसमें भी आप प्लेज यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेज बेसिकली 2 जगह यूज़ हो सकता है, MTF में और FNO में। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप प्लेज करके करो, आप खुद का अमाउंट लाओ, उसी से करो। ये सब कच्चे लालच छोड़ दो, ठीक है। ये मेरा सजेशन होगा, ठीक है। तो अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, ये सब हो गया ना। तो अब समझो इसके बाद अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, इन्वोकेशन में एक तो अमाउंट पे बैक कर दिया आपने, और एक डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है। दोनों केस समझ लेते हैं। जब पे बैक कर दिया तो आपके शेयर्स रिलीज हो जाएंगे, रिलीज्ड। अमाउंट जो प्लेज अमाउंट था वो डेबिट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। और इसके अलावा कुछ होता है जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो तो लगते ही हैं, है ना। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, आपके शेयर्स या तो सेल हो जाएंगे या ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर प्लेज है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, और हाइपोथिकेशन है तो पूछा जाएगा, बट फिर भी आपकी चलेगी तो है नहीं, ठीक है। ये है पूरा का पूरा चैप्टर। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि जी फिर कॉर्पोरेट्स को क्या फ़ायदा है। कॉर्पोरेट्स उनको क्या फ़ायदा है,
क्योंकि ये 5 लाख रुपए उन्होंने जो दिए ये इंटरेस्ट फ्री थे, इंटरेस्ट नहीं लिया उस पर, ठीक है। तो फायदा ये है, ब्रोकरेज जनरेट होती है, रिवेन्यू बढ़ता है, वैल्यूएशन बढ़ती है कंपनी की, ठीक है, रीच बढ़ती है, तो ओवरऑल उनका बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। और ये सिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं उनको, ठीक है। आई थिंक मैंने सारा कुछ बताने की समझाने की कोशिश की, बट स्टिल आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इट टू मी, राइट। तो ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो उससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। लेट्स स्टार्ट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंडर नीड्स कॉन्करेंस एक्सेप्टेंस, अप्रूवल बोल लो। अप्रूवल कब चाहिए होती है? लेंडर मतलब लोन गिवर को, हाइपोथिकेशन पढ़ते ही समझ में आ जाए, है ना। फॉर एप्रोप्रिएटिंग मतलब सेलिंग और ट्रांसफर। ट्रांसफर और सेल करने के लिए शेयर्स लेंडर को कब जरूरत पड़ती है? आपके अप्रूवल की, ठीक है। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, ठीक है। ये अभी समझाया बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, state whether the given statement is true or false. For pledging and hypothecation of securities, the pledgee and the pledger can have their account with depository participant under different depository. नहीं जी, नॉट पॉसिबल। ये मैंने लिख के बताया था, डिपॉजिटरी तो सेम ही होनी चाहिए, उसके बाद ही प्लेजर और प्लेजी आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, when do we call that a pledge transaction is complete? Pledge transaction complete कब मानी जाती है? When SEBI approves the proposal, when the depository gives a nod, when the confirmation advice is entered in the depository। ये जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिस्टम में अपडेट करता है उसके बाद ही माना जाता है कि हाँ हो चुका है काम, ठीक है। From who does the depository participant receives the pledge closure request? Pledge closure request कौन रेज करेगा? जो लोन लेगा वही तो रेज करेगा, लोन गिवर थोड़ी कहता है कि भाई अपना लोन क्लोज करवाओ। लोन टेकर कहता है, जो लोन लेता है, प्लेजर, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी सिंपल चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो this was all from chapter 8. We'll meet in next chapter 9, right, and we'll try to study कि उसमें हम क्या किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो you can definitely like and you can subscribe to our channel, right. Thank you so much for more such content. We'll meet again, right. Enjoy.